कैप्सूल एकेडमी पेश करता है इस्लामिक स्टॉक्स डॉट इन के साथ एथिकल फाइनेंस का आपका नया दरवाजा। यहाँ है कैप्सूल फ्लैशबैक, जहाँ हम आपकी स्टॉक मार्केट तालीम को हलाल इन्वेस्टिंग के साथ मजबूत बनाते हैं। आज के तेज रफ्तार फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलाल इन्वेस्टिंग आपके पैसे को वैल्यूज के साथ जोड़ता है, एथिकली, रिस्पॉन्सिबली और पावरफुल तरीके से। हमारे एक्सपर्ट्स के इनसाइट से आप सीखेंगे डॉक्टर फैसल जैदी, महबूब कुरैशी, डॉक्टर नईम शरीफ, शादाब भाई और नदीम अहमद, जहां नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलती है। 1 जून से 31 अगस्त तक का मौका। हमारे एक्सक्लूसिव कैप्सूल फ्लैशबैक सीरीज से जुड़िए। क्यूआर कोड स्कैन करें और आज ही रजिस्टर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। जो सेशन है, चूंकि काफ़ी लोग इस टॉपिक को हम लोगों के फ्लैशबैक कोर्स के अंदर डिमांड कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को फंडामेंटल भी एक सेशन लेना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, हमारे सबके अजीज, हमारे उस्तादों के उस्ताद, हमारे फैसल जैदी साहब, जब हम लोग ने फ्लैशबैक का सेशन स्टार्ट किया हुआ था, माशाल्लाह उनके ही हाथों से या उनके ही शुरुआती सेशन से हम लोग ने फ्लैशबैक के कोर्स किए थे। लगभग 3 महीना होने पे आया हुआ है और बस सिर्फ 2 या 3 टॉपिक कवर करना बाकी है। इंशाल्लाह फैसल जैदी साहब के ही हाथों हम लोग इख्तिताम भी करेंगे। वो हमारे दरमियान मौजूद हैं माशाल्लाह। वो जब भी डॉक्टर साहब बोले या हमारे ग्रुप के अंदर सेशन लेने की बात होती है, वो एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। वो भी दिल में तड़प रखते हैं कि हम जैसे जो नए लर्नर हैं वो अच्छी तरीके से फंडामेंटल भी सीख के हम लोगों की इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग में हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग भी अर्न करें। तो जज़ाकल्लाहु खैरा डॉक्टर साहब, आप आए, हम लोग आपको खुशामदीद कहते हैं और आप सेशन का आगाज करें। आप अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब आप लोगों के इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप माइक लें और हम लोगों को सेशन का आगाज करें। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई, वालेकुम सलाम। समीर भाई और दूसरे लोग। डॉक्टर साहब नहीं है आज तो उनकी कमी महसूस हो रही है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है जी। हाँ डॉक्टर जी। तो सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने के लिए। आपकी मोहब्बत है, आप बुलाते हैं, मैं चला आता हूँ कोशिश करता हूँ। और थोड़ा सा वक्त आपको आज थोड़ा शायद जल्दी प्लान करना पड़ा मेरी वजह से, तो कुछ माजूरत है कि आपको जल्दी प्लान करना पड़ा। टॉपिक डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, तो डॉक्टर साहब की दिलचस्पी थी वो ये थी कि मोटा मोटा हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हमारा नज़रिया है इन जनरल, एज सच फंडामेंटल नहीं, इन जनरल, वो मैं कवर करूँ आज के टॉप सेशन में। तो मैंने कोई कोशिश करी है कि कैसे मैं मार्केट को कैसे देखता हूँ या मैं कैसे देखने की कोशिश करता हूँ, वो मेरा क्या नज़रिया रहता है, वो मैंने प्लान किया है आज। जनरली मैं जब आता हूँ तो स्लाइड्स नहीं लेके आता हूँ। फंडामेंटल के सेशन में पहले भी ले चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन आज का सेशन बेसिकली फंडामेंटल पे फोकस नहीं है। जैसे मेरा डिस्कशन हुआ था डॉक्टर साहब के साथ, तो मैंने सोचा आपको बता दूं पहले ही। शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको मालूम है कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं इनफैक्ट एनालिस्ट ही नहीं हूँ। मैंने फाइनेंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, मेरा बैकग्राउंड एकदम डिफरेंट है और मार्केट में मैं अपनी दिलचस्पी और शौक की वजह से हूँ। मैं आप लोगों के साथ नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाए कभी बोलते हुए किसी शेयर का नाम, तो आप उसको बिल्कुल भी बाई शेयर रिकमेंडेशन ना समझे। और मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि भाई जहाँ से भी नॉलेज मिले वो आप ले, वो बहुत काम आती है मार्केट में नॉलेज। अगर कोई स्टॉक अगेन मेरे मुंह से निकल जाए, मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ इस बात पे, तो आप उसको बिल्कुल भी ये ना समझे कि मैंने बोला है तो वो बाई रिकमेंडेशन है या सेल रिकमेंडेशन है। और आप सबको पता है कि शेयर मार्केट जो है वो फुल ऑफ रिस्क है, तो मतलब वी शुड बी वेरी केयरफुल।
किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले बिना ड्यू डिलिजेंस के और बिना स्टडी के नहीं खरीदना है। और एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं कहता हूँ कि भाई आप इस तिजारत में अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बनाएं। जो भी ट्रेड करें उसका जो नफ़ा है वो एक हिस्सा उसका मुतय्यन कर लें, जो भी आपको लगता है कम है ज़्यादा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक कंसिस्टेंसी आप उसमें मेंटेन करें कि आप उसको कहीं ना कहीं डोनेट करें। डोनेट करने का मकसद फैमिली में भी दे सकते हैं, क्योंकि वो सदका तो है नहीं, वो तो हिस्सा है, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। ये मेरा नज़रिया है, सच मतलब मैं लोगों से कहता हूँ। अब बात करते हैं क्विकली मेरी जर्नी की, क्योंकि जनरली जब मैं बहुत सारे लोग नए हैं, जब भी मैं आता हूँ तो लोग फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं कि बताइए फैसल भाई, तो बता देता हूँ क्विकली। ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास मुझे हो गए मार्केट में। 2004-5 के आसपास मैंने शुरुआत करी थी, अब 2025 चल रहा है। अल्लाह का करम है कि मैं अभी एग्जिस्ट करता हूँ इस मार्केट में, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल हूँ। और मेरे ख्याल से सिवाय एफएनओ को छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सभी टाइप की ट्रेडिंग की है। एक ज़माने में बहुत सारा क्लियर गाइडेंस नहीं था, तो तब मैंने इंटरडे भी करी है, तो शायद 2007-8 की बात है। मेनली मैं पेनी हंटिंग कर चुका हूँ। अभी भी मैं अंडर वैल्यूड और माइक्रो कैप में काफ़ी मतलब मेरा इंटरेस्ट रहता है। मल्टी बैगर में इंट्राडे मैंने आपको बताया कर चुका हूँ। अभी मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीज़ें मेरा मेन जो फोकस है वो रहता है हाल फिलहाल। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है। आई हैव स्टार्टेड विद ए वेरी स्मॉल कैपिटल, 2200 रुपये। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि मैंने 2200 रुपये से शुरुआत करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है। तो ये एक मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग कर सकते हो। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि मैंने कोई मैजिक कर दिया या मैं कोई बड़ा काम कर दिया। जैसे मैंने बताया है मेरा शौक था, तो मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, मुझे मार्केट में टाइम देने में मज़ा आता है। तो आप में से भी जिन लोगों को लगता है कि मार्केट में उनको अपना टाइम देने में मज़ा आता है या वो इंजॉय करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोग भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न, बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी बना ही रहे हैं डॉक्टर साहब के गाइडेंस में, इंशाल्लाह आप लोग भी एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। हमने जब शुरुआत करी थी तो उस ज़माने में क्योंकि सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो ऑर्कुट एक कम्युनिटी हुआ करती थी, अगर आपको मालूम हो, सोशल मीडिया की शुरुआत थी वो। तो तब तो बहुत मुश्किल था। अब तो बहुत आसानियाँ हैं, एनालिसिस, टेक्निकल, फंडामेंटल तो आप भूल ही जाइए उस ज़माने में कि आप कैसे किया करते थे। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता था, तब जाके आपको, और बाय द टाइम वो आपको अवेलेबल होती थी, क्योंकि वो प्रिंट होके आती थी, तब तक वो काफ़ी चेंज हो जाती थी, तो यू नेवर नो। रिज़ल्ट भी जो है वो अखबारों में आया करते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ तैयार नहीं किया है, क्विकली मैं मतलब टॉपिक वाइज आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि माशाल्लाह आपने इसमें फ्लैशबैक में काफ़ी कुछ ऑलरेडी सीख लिया है। बहुत सारे टॉपिक बहुत डिटेल में कवर हुए हैं। काफ़ी माशाल्लाह मतलब जब से डॉक्टर साहब ने शुरुआत करी है और अब मुझे ऐसा लगता है कि माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हजरात जो हैं वो यहाँ पे टीचिंग का काम कर रहे हैं। तो मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन इतना इम्पोर्टेंट अब शायद नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों के पास काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। मैं बेसिकली आज फोकस करने वाला हूँ वन बाय वन अपनी जो मेरी जर्नी है उससे मैंने क्या सीखा बेसिकली, और हाउ यू कैन टेक डिसीजन इन योर ट्रेडिंग जर्नी बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंस। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि जो गलती शायद मैंने करी वो आपको नहीं करनी चाहिए। यही एक सबसे बड़ा लेसन है। तो अगर मैं बात करूं सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले आप लोग जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं एज सच, अभी कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम, अभी माशाल्लाह कितने लोग हैं ग्रुप,
110 है फैजल भाई। हाँ, तो 110 लोग हैं, तो 110 लोगों में से जरूरी नहीं है कि 110 लोग जो हैं वो ट्रेडिंग के लिए बने हों, है ना। हर आदमी हर काम नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर आदमी हर काम कर पाए। हम में से बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते थे, बहुत सारे लोग कुछ और बनना चाहते थे, बट नहीं बने, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेल हो गए, है ना। हम किसी और प्रोफेशन में गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जाके हमने काफी कुछ अचीव किया। तो सबसे पहले तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप ट्रेडर बनना चाहते हो। मतलब ट्रेडर बनने का मतलब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब वही पार्ट टाइम ट्रेडिंग वाली बात कर रहा हूँ। फुल टाइम ट्रेडिंग बाय द टाइम आप रियलाइज करोगे तब आप खुद कर लोगे, उसके लिए आपको किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई आपको क्या ट्रेडर बनना है या नहीं बनना है, ये डिसीजन आप लेंगे, ठीक है। ट्रेडर बनने का मतलब या शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मतलब पैसा बनाना नहीं है। ये मतलब बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ये बात। जो पैसा है ना मार्केट में, वो उसका बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट जो है वो उसका नॉलेज है। अगर आप चार्ट को ये डिफाइन करने के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हो, या आप लाइंस जो खींच रहे हो वो इसलिए खींच रहे हो कि आपको लगता है कि मैं 4 लाइन खींचूंगा और आप पैसा बना लूंगा, तो इट इज नॉट दैट इजी। सिंपल सी बात है। अगर इतना आसान होता तो ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके पास हमसे ज्यादा पैसा है, हमसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ये 50, 100, 150, 200 लोग बिठाते और उनको बोलते कि भाई लो 500, 600, 1000, 5000 करोड़ लो और तुम इनसे पैसे से पैसा बनाओ, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना आसान नहीं है। इवन अभी एल्गो ट्रेडिंग के आने के बाद, एआई का इंटरवेंशन होने के बाद भी लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लोग लॉस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है कि भाई मुझे मार्केट में रहना है और ये एक बिजनेस है, मुझे इसको बिजनेस की तरीके से ट्रीट करना है और जो इसकी रिक्वायरमेंट है मुझे इसको पूरा करना है। अब इसकी रिक्वायरमेंट में कैपिटल इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मार्केट में जिंदा रहने के लिए या अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास पैसा हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पैसे को, जो भी आप पैसा लेके आए हैं, उसको बचा के रखें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज जो है वो पहले से ही लिंक्ड है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक आप पैसा नहीं बचा पाओगे, ठीक है। अगर आप आज भी 6 महीने, साल भर, 2 साल मार्केट में आपको आए हुए हो गए और आज भी आप किसी की कॉल के ऊपर जिंदा है, यकीन जानिए शायद मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप मतलब लॉस उठाने वाले हैं। एक स्टॉक आएगा, 2 स्टॉक आएंगे, वो आपके सारे पैसे ले जाएंगे। अनलेस किसी और की कॉल लेना कोई बुरी बात नहीं है, अनलेस कि आप ये जानते हो कि हाँ किसी ने मुझे स्टॉक बताया, मैं उसको एनालाइज करता हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरे सेटअप पे है, या मुझे वो समझ में आता है कि इसकी एंट्री बननी है, तब मैं एंट्री लेता हूँ। ब्लाइंडली अगर आप फॉलो कर रहे हैं किसी को, तो देन प्रोबेबली मार्केट इज नॉट फॉर यू। मतलब मैं आपको बोलूंगा कि आप कल मार्केट छोड़ें, उससे बेहतर है कि आप आज मार्केट छोड़ दें, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि मार्केट इस चीज का नाम बिल्कुल भी नहीं है कि आप हजारों इंडिकेटर के बारे में, हजारों स्ट्रेटजी के बारे में जानते हो, बिल्कुल भी नहीं है। यकीन जानिए, आप सिंपल एक ईएमए को पकड़िए, एक मूविंग एवरेजेस को पकड़िए, किसी भी मूविंग एवरेज को, और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। यकीन जानिए आप प्रॉफिटेबल रहिए। आपको दुनिया की कोई स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो आपको पसंद आती हो, बस। अगर आपको कुछ और ऐड करना है उसके अंदर, मान लीजिए आप एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक आ रहा है एंड यू वांट टू इम्प्रूव योर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तो फिर आपको उस स्ट्रेटजी के अंदर ही ये देखना है कि मैं नई स्ट्रेटजी को क्या इसके अंदर लगाने के बाद मुझे कुछ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है।
क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपकी कोर स्ट्रेटजी थी, जो मेन स्ट्रेटजी थी, वो कुछ और कह रही है और आपका जो नया आप उसके अंदर स्ट्रेटजी डालना चाह रहे हैं वो कुछ और कहना चाह रही है। पता चला मेन वाली तो एंट्री बता रही है और आपका जो एडिशनल वाली स्ट्रेटजी है वो आपको एग्जिट बता रही है। आप देन यू विल बी लॉस्ट। आप इधर उधर रहेंगे, आप ग्रुप के अंदर मैसेज देखते रहेंगे, लोगों के प्रॉफिटेबल मैसेज आते रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, यार मैं ही पैसा नहीं कमा रहा हूँ, बाकी सारी दुनिया पैसा कमा रही है, मैं इतनी मेहनत भी करता हूँ। तो मसला ये नहीं है कि आपसे क्या आता है, मसला ये है कि आपसे जो आता है आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो कि नहीं करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये समझ लीजिए कि ये रूल बुक का रूल नंबर 1 है। अगर रूल नंबर 2 भी देखोगे तो रूल नंबर 2 भी यही कहेगा कि रूल नंबर 1 देखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एक स्ट्रेटजी के ऊपर स्टिक करो। अगर आप 25 ग्रुप में अलग अलग हो और वो 25 अलग अलग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, यकीन जानिए यू विल बी इन लॉस, आज नहीं तो कल। आप एक जो स्ट्रेटजी आपको समझ में आती है बस उसी को फॉलो करना है, सिंपल, बहुत आसान सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिकेटर सब कुछ नहीं होते हैं। अगर इंडिकेटर ही सब कुछ होते तो देन अब तो एल्गो का जमाना आ गया है, एल्गो लगाते लोग और पैसा बनाते। चार्ट रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं थी। आपका ट्रेंड आया, इंडिकेटर ने बाई दिया, आपने बाई कर लिया, इंडिकेटर ने सेल दिया, आपने सेल कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भाई 2 दिन में पैसा डबल होने लगता लोगों का, फिर तो लोगों को काम करने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, तो इंडिकेटर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इंडिकेटर आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं कि हाँ भाई इस स्टॉक को आप रिव्यू करिए, आपको फिल्टर करके दे सकते हैं हजारों स्टॉक में से 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक, 5 स्टॉक, 20 स्टॉक। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन ये लेना कि किस स्टॉक में ट्रेड लेना है, वो डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। एंड दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इंडिकेटर, दैट शुड बी बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड द काइंड ऑफ चार्ट इट इज हैविंग। चार्ट कैसा दिखता है, चार्ट एंट्री बता रहा है कि नहीं बता रहा है। एंड चार्ट से जब मैं बोलता हूं तो आई मीन कैंडल, आई मीन प्राइस, आई मीन वॉल्यूम। ये सारी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि क्या प्राइस एक्शन होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि इंडिकेटर फेल भी होते हैं। तो इंडिकेटर सब कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन है कि इंडिकेटर ही सब कुछ होते हैं, मैंने ये लगा दिया, 4 इंडिकेटर यस कह रहे हैं तो मैं घुस जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप ये ना देख लें कि कैंडल स्टिक के पीछे क्या चल रहा है, जब तक आप ये ना देख लें कि वॉल्यूम के पीछे क्या चल रहा है, जब तक आप ये ना देख लें कि सपोर्ट कहाँ बननी है, रेजिस्टेंस कहाँ बननी है। अब में से अगर कोई आदमी ये जानता है कि सपोर्ट कहाँ बनानी है, रेजिस्टेंस कहाँ बनाना है, और उसने उसमें परफेक्शन ले लिया, यकीन जानिए उसको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। उसकी आईज जो हैं वो ट्रेंड हो जाएंगी अपने आप कि मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी है और मुझे यहाँ पर एग्जिट लेना है। आप किसी भी इंडिकेटर को पकड़ें, उनके पीछे की जो कैलकुलेशन होती है, चाहे MACD हो, चाहे RSI हो, चाहे EMA हो, अल्टीमेटली वो डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन क्या हुआ है, प्राइस क्या हुआ है। तो आपको जो फोकस करना है वो बेसिकली सोर्स पे फोकस करना है, डेरिवेटिव पे फोकस नहीं करना है। इंडिकेटर्स आर डेरिवेटिव्स, इंडिकेटर्स आर नॉट सोर्स। प्राइस एंड वॉल्यूम दे आर सोर्स, they show the interest of trader, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपको अपनी आइज को चार्ट के ऊपर इतना ट्रेंड करना है। एक दिन में अगर आप शुरुआत अभी कर रहे हैं अपनी लाइफ की, तो एक दिन में 20, 30, 50 चार्ट आपको देखने हैं। कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा आप बिताइए चार्ट के ऊपर। कम से कम 10, 20, 50 चार्ट देखिए ताकि आपको पता चले कि कहां से रिवर्सल आ रहा है और कहां से रिवर्सल नहीं आ रहा है। कौन सा स्टॉक रिवर्स हुआ तो क्यों हुआ, कौन सा स्टॉक अगर रिवर्स नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। आपकी एनालिसिस और आपका जो चार्ट को देखने का नजरिया है वो किस हद तक सही है या वो किस हद तक गलत है। गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। Nobody can be 100% सक्सेसफुल इन शेयर मार्केट। इट इज लॉजिकली इम्पॉसिबल कि आप जितने ट्रेड लो वो सारे के सारे ट्रेड आपके सही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड। कितना परसेंट आपके ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हैं और कितने परसेंट आपके ट्रेड जो है वो फेलियर हैं।
ये इस पे डिपेंड करता है। अगर आपका सक्सेस रेट फेलियर से ज्यादा है देन यू विल गेट सम मनी। जितना ज्यादा आपका सक्सेस रेट होगा उतना ज्यादा आप प्रॉफिट बनाओगे, जितना कम आपका सक्सेस रेट होगा उतना कम आप प्रॉफिट बनाओगे। अगर आपका सक्सेस रेट फेलियर रेट से कम है तो देन यू विल बी मेकिंग लॉसेस। तो लॉस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉस की वजह किसी चार्ट के, किसी ट्रेड के फेल होने की वजह अगर आपको मालूम है तो देन इट्स नॉट ए लॉस। मॉनेटरी लॉस हो सकता है आप 2-4 हजार रुपए गवा दो, लेकिन वो आपकी लर्निंग है कि आप आने वाले क्या कहना चाहिए, अगले ट्रेड में जो आप फ्यूचर में ट्रेड लोगे उसके बाद आपकी वो लर्निंग आपको हेल्प करेगी बेटर डिसीजन लेने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शायद आपको आज मैं बोल रहा हूं तो नहीं लगे, लेकिन जो लोग पुराने हैं आई बिलीव दे वुड एग्री विद मी। बहुत सीनियर लोग हैं माशाल्लाह, यहाँ पे शाकिर भाई हैं, महबूब भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो आई बिलीव दे वुड एग्री विद मी। डू पेपर ट्रेडिंग एंड स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट। अगर मेरा पड़ोसी ट्रेडिंग करके आज 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए बना रहा है तो जरूरी नहीं है कि मैं भी 1 लाख से 50 लाख बनाऊं। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। मैं पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब तक के मैं चार्ट मुझसे अपने आप ना बोलने लगे कि भाई मेरे अंदर एंट्री लो, मेरे अंदर एंट्री ना लो, तब तक मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। और ये बिल्कुल ही रिलीजियसली आपको करना है। एक कॉपी पेन लेके आपको बैठना है, अपने ट्रेड लिखना है कि मैंने ये एंट्री ली, जबकि आपने एंट्री नहीं ली। आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आपने एंट्री ली और आपको फिर ये देखना है कि मुझे कहाँ एग्जिट करना है। ये काम आपको डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है। जहां जहां आपके लॉसेस हो रहे हैं वहां वहां आपको ये देखना है कि मुझे लॉसेस क्यों हो रहे हैं, और फिर उसके आगे आपको अपना कमेंट लिखना है, जिसको ट्रेड बुक भी कहते हैं, अलग अलग नाम है उसके। इसकी एक कॉपी आप छोटी सी रजिस्टर तैयार करिए, उसमें आप एंट्री करिए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया है, आपकी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है, अच्छी आ गई है, आपको चार्ट समझ में आने लगे हैं, देन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट। विद स्मॉल अमाउंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख खोने की अगर कुव्वत रखते हैं मार्केट में तो देन यू स्टार्ट विद 10,000 रुपीज। ट्रेडिंग 10,000 से करिए, कुछ महीने वेट करिए, कुछ हफ्ते वेट करिए, उन 10,000 के 11,000, 11,500, 10,1500, 10,500 जब हो जाएं, देन यू गेट सम कॉन्फिडेंस, देन एड सम मोर अमाउंट। से फॉर एग्जाम्पल 10 का 20 कर दीजिए, 10 का 30 कर दीजिए। उसके बाद आप उस 30 को देखिए कि 30 का कितना हो रहा है। जब वो 30,000 का आपको लगे कि मेरा 30,000 का 32,000 हो गया, फिर आप देखिए कि हाँ मैं उसको और बढ़ाता हूँ, 32,000 से मैं 50,000 कर लेता हूँ, ये 40,000 कर लेता हूँ। जब उस 40 का 42-43 हो जाए, ये एक मतलब बहुत लंबी जर्नी है। आप इसको शॉर्ट टर्म मत देखिए कि 1 दिन की जर्नी है, 2 दिन की जर्नी है, 1 हफ्ते की है, 1 दिन की है, 1 महीने की नहीं। ये 4-5-6 महीने की जर्नी बेसिकली होती है। ये बहुत क्या कहना चाहिए, पेनफुल, बहुत बोरिंग और मतलब इरिटेटिंग टाइप की जर्नी होती है ये, जो मैं जिस जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इतना है कि जब आप ये जर्नी कंप्लीट कर लेते हो और आप देखते हो कि आप प्रॉफिटेबल हो, एंड यू नो व्हाई यू आर प्रॉफिटेबल, एंड यू नो व्हाई यू आर मेकिंग लॉसेस, देन यू आर परफेक्टली फिट फॉर दिस मार्केट। देन वी कम टू द फर्स्ट पॉइंट, you know why you took a decision that you are going for trading। उसके बाद फिर मजा आना शुरू होता है ना। जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, वो 9 महीने, 9.5 महीने का, जो 8.5 महीने का, 9 महीने का, वो बहुत पेनफुल होता है। जब चाइल्ड बॉर्न हो जाता है उसके बाद की जर्नी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है ना। तो ये सेम पैटर्न है। जब तक आपका लर्निंग चलेगा 6 महीने, साल भर, जितना भी है आपका, किसी का हो सकता है 3 महीने हो, किसी का हो सकता है साल भर हो, किसी का हो सकता है 9 महीने हो। तो कम से कम इतना टाइम आप बिताने के बाद तब आप अपने आप से पूछिए कि कल को मैं अगर सोशल मीडिया छोड़ देता हूँ, कल को मैं सारे ग्रुप छोड़ देता हूँ और मैं खुद अपने आप में जिंदा रहने की कोशिश करता हूँ, तो क्या मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा? अगर आंसर आपको लगता है यस, देन यू आर फिट। इफ योर आंसर इज नो, देन यू आर नॉट फिट। क्लियर? कोई सवाल है किसी का अभी तक? यहाँ पे सवाल ले लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। है किसी का कोई सवाल? एक सवाल आया है रेज करें, हैंड रेज करें, मैं क्वेश्चन लेता हूँ।
किसी का क्वेश्चन होगा तो। नहीं, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, हैंड रेस कोई नहीं किया हुआ है। हाँ, कंटिन्यू करें। जी भाई, अभी कोई कह रहा था एक सवाल आया है, इसलिए पूछा। जी, क्वेश्चन कर लें। जी फैजल भाई जी, वो मैं लास्ट में लोगों कर से लेंगे, बोल रहा लीड्स हूँ का सवाल कि है। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो हैंड रेस कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, जी ये पेपर ट्रेडिंग कैसे करें उसके बारे में कुछ बताएं। मैंने वही बताया, पेपर ट्रेडिंग का मतलब है आपको पैसा नहीं लगाना है। आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि मेरे पास 10,000 रुपए 20,000 रुपए हैं, और आप ये समझें कि ये वाला चार्ट मैंने बनाया, मुझे इसमें एंट्री अच्छी लग रही है। तो आपने जैसे बच्चे गेम खेलते हैं ना, बैंक बैंक वाला, उसी तरीके से आपने हाइपोथेटिकली एंट्री ली, एक कॉपी के अंदर आपने लिख लिया कि मैंने 10,000 में से 2,000 रुपए इस वाले शेयर में लगा दिए। आपने लगाए नहीं है। उसके बाद आप देखोगे कि मुझे इसमें से प्रॉफिट कहाँ बनाना है। जहां पे आपको लगे कि हाँ मुझे इसमें से एग्जिट करना है, लॉस मुझे हुआ है या मुझे प्रॉफिट हुआ है, आपने एंट्री करनी है कि भाई मैंने ये प्रॉफिट किया या ये लॉस किया। उसके आगे आपने कमेंट लिखा कि भाई मैंने इतना प्रॉफिट किया और इस वजह से किया, या मैंने इतना लॉस किया और इस वजह से किया। इस तरीके से आपके पास जो 10 20 50 हजार रुपए जो भी आप पेपर ट्रेड में कितने ही लगा सकते हो, पेपर ट्रेड में तो 5 लाख रुपए भी लगा सकते हो, जेब से तो जा नहीं रहा है। जब आप उस पेपर ट्रेड को लेके आप ट्रेड करोगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, और आप ये सारे कमेंट लिखोगे और बैठ के आप एक दिन हफ्ते में किसी भी दिन जिस दिन आपको फुर्सत हो, या रोज शाम में आप देखोगे कि मेरी डायरी क्या कह रही है, कि मैं जो एंट्री एग्जिट ले रहा हूं वो सही है या गलत है। तब आपको अंदाजा होगा कि आप मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप रियल मनी से शुरू करेंगे और आपने सारा पैसा खो दिया तो फिर आपके पास वापसी का चांस नहीं है। जी समझ गए भाई? जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और किसी का कोई सवाल भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मतलब काफी डिबेटेबल पॉइंट है। बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो मैं जो मानता हूं वो ये मानता हूं कि ट्रेड की ड्यूरेशन जो है वो कम से कम मैं पर्सनली तो 4 से 6 वीक मान के चलता हूँ। और मैं कभी कभी अपनी पोजीशन जो है वो 1 क्वार्टर भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, मतलब पूरे 3 महीने में। ये मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक पूरे क्वार्टर भी होल्ड करके रखता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग की पोजीशन ले रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 वीक का आप अपना व्यू रखें कि 3 से 4 वीक में इसको होल्ड करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप आज लें और कल निकल जाएं, या परसों निकल जाएं, तरसों निकल जाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने एंट्री की और 10-20% आपको मिल गया और आपका टारगेट अचीव हो गया, तो आप 1 हफ्ते में भी निकल जाओ, कोई अर्ज नहीं है, 10 दिन में भी निकल जाओ। लेकिन ओवरऑल जो आप मान के चलो, ये मान के चलो कि भाई मैं कम से कम 4 हफ्ते तो होल्ड करूंगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस हो या मेरा प्रॉफिट हो, या फिर मैं 4 हफ्ते उसका कंसोलिडेशन पीरियड देखूंगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपना साइकोलॉजिकल क्या कहना चाहिए मैनेजमेंट में, और अपना पेशेंस मैनेजमेंट में। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 3 से 4 वीक में कवर हो जाती हैं, फंडामेंटल जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। अगर पंप एंड डंप की सिचुएशन में आप कहीं फंस गए हैं तो वो कूल ऑफ हो जाता है। अगर आपकी एंट्री बड़े जगह पे हो गई है और फिर वो नीचे आ गया है तो रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाने लगता है। तो बहुत सारे फायदे हैं 3 से 4 हफ्ते होल्ड करने में। तो ये मेरा अपना नजरिया है, मैंने तो अपना नजरिया आपको बताया कि भाई मैं 4 से 6 हफ्ते मिनिमम मान के चलता हूँ, और मैं ज्यादा भी होल्ड कर लेता हूँ। लेकिन मैं कम से कम लोगों को या आप लोगों को तो यही राय देता हूँ कि 3 से 4 हफ्ते से कम का आप जो है ना वो व्यू पॉइंट लेके मत चलिए कि भाई मैं आज लूंगा और कल परसों बेच दूंगा। प्रॉफिट आ जाए तो ठीक है, मतलब आपका टारगेट आ गया तो आप कभी भी बेच दो, या आपका लॉस हिट हो गया तो आप निकल जाओ। लेकिन बिना मतलब अगर कंसोलिडेशन में चल रहा है तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप होल्ड करके रखें, है ना। दूसरी चीज,
जब भी कोई भी फंडामेंटल की ट्रेडिंग की कोई एंट्री लें तो आप फंडामेंटल चेक जरूर करें। फंडामेंटल चेक के ऊपर मैं यहाँ पे बहुत बार बोल चुका हूँ, अलग अलग ट्रेडिंग के भी सेशन मैंने लिए कि फंडामेंटल क्या है, तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मोटी मोटी 3-4 बातें हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 1 तो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी में ट्रेडिंग का कोई पॉइंट नहीं बनता है, कोई पॉइंट नहीं बनता है। दूसरी चीज, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो कम से कम मतलब 1.5 के तो नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो यू नेवर नो कि कब वो डेट का इशू बड़ा बन जाता है। इसके अलावा कंपनी की जो पीई है वो एक जस्टिफाइड होनी चाहिए। अगर लीडर है तो ज्यादा हो सकती है, अगर लीडर नहीं है तो कम होनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कम से कम 40% का तो होना ही चाहिए, मतलब प्रोमोटर की होल्डिंग। और प्लेज जो है वो 20% के ऊपर तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि अगर कंपनी कोई कितना ही अच्छा सेटअप हो, अगर 20% के ऊपर उसका प्लेज है तो आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ये मतलब बहुत रिस्की हो सकता है। क्विक एंट्री, क्विक गेन सब लगते हैं उसमें अच्छे, लेकिन यू नेवर नो, पुअर फंडामेंटल वाली कंपनी कब परफॉर्म करना बंद कर दे और अपनी बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दे। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको हेल्प करती हैं कि आप जो हैं वो कैसे अच्छी कंपनी में ही एंट्री लेंगे, कभी गलत कंपनी में एंट्री नहीं लेंगे। तो ये मतलब दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये 4-5 मिनट लगते हैं इसको सबको चेक करने में। वीडियो डॉक्टर साहब के चैनल पे भी अवेलेबल है, इस्लामिक स्टॉक वाले पे, आप उस पे देख लीजिए। मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। हार्डली 5-6 मिनट लगते हैं, लेकिन हर एक पैरामीटर के पीछे पूरी स्टोरी होती है, तो आपको वो स्टोरी पता होनी चाहिए। लेकिन वो वन टाइम गेम है, आपने एक बार समझ लिया कि डेट कैसे काम करता है या पीई कैसे काम करता है या शेयर होल्डिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये वन टाइम की लर्निंग है। आप उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, बार बार आप इम्प्लीमेंट करिए। जब भी आप देखेंगे तो आप इवन 4-5 हफ्ते के अंदर आपकी आईज ऐसे सेट हो जाएंगी कि हार्डली इट वुड टेक, मतलब मुझे अभी मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं फंडामेंटल का क्विक चेक करने में ट्रेडिंग से पहले। ये मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। मैं सजेस्ट करता हूँ कि 2 पोर्टफोलियो बनाएं। एक पोर्टफोलियो ट्रेडिंग के लिए होना चाहिए, दूसरा पोर्टफोलियो जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में धीरे धीरे बहुत अच्छी कंपनी जो मतलब अंडर वैल्यूड हैं, अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, वो आप धीरे धीरे अकोमुलेट करिए। ट्रेडिंग से पैसा बनाइए, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना एक बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप बहुत अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉस में हैं तो आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट मींस आप अपने खुद के डिसीजन से, जो आपकी स्ट्रेटजी बनाते टाइम आपने लिया था कि ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके पीछे की जितनी लॉजिक थी, जितनी स्टोरी थी, उसको खुद आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, तभी आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब होता है कि मान लो मेरा टारगेट है, से फॉर एग्जांपल मैंने 400 पे किसी शेयर में एंट्री ली, मेरा टारगेट था 450, लेकिन सेटअप इतना अच्छा है कि मुझे लग रहा है ये और ऊपर जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसमें कोई एक पैरामीटर डाल देता हूँ, चाहे वो RSI हो, चाहे वो EMA हो, कि वो धीरे धीरे मैं उसको ट्रेल करूंगा कि भाई 21 EMA के नीचे जाएगा या 7 EMA के नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और भी आपके कैप्सूल एकेडमी में जो डॉक्टर साहब ने अपनी स्ट्रेटजी बताई है, उसमें भी आप उसके हिसाब से ट्रेल कर सकते हो कि जो भी एक स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग है वो आपको आना चाहिए। ये एक्चुअल में आपकी कैपिटल को सेव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अगर आपके पास रहेगी तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, कैपिटल नहीं रहेगी तो मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे तो फिर ये सारी चीजें सीखने का कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, नाउ एक और चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले वाले से रिलेटेड है, ड्यूरेशन से रिलेटेड है। वो ये है कि भाई अगर एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो पोजीशन ली है वो एक्सटर्नल फैक्टर से कितना इम्पैक्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं टैरिफ का एग्जांपल लेता हूँ कि यूएस का अगर टैरिफ आया और आपकी कंपनी का यूएस से कोई लेना देना नहीं है, वो एक्सपोर्ट ही नहीं करती है, उसका लोकल कंजम्पशन है, बट
ऑब्वियस है कि उसके प्राइस के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, भले से वो एक्सपोर्ट ना करती हो। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी के ऊपर होना चाहिए कि ये जो टैरिफ की सारी स्टोरी है इसका मेरे शेयर के ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, तो आज नहीं तो कल ये मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, उसके आसपास घूम रहा है, तो मुझे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। या आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फंडामेंटल के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट इसके पड़ा नहीं है। ट्रेडिंग का सेटअप इसका अच्छा है, मेरे स्टॉप लॉस के आसपास घूम रहा है। मैं थोड़ा बहुत अपना 1-2% ऊपर नीचे स्टॉप लॉस लगा के, ताकि एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से मेरे शेयर के प्राइस के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, वो जब तक खत्म ना हो जाए मैं आराम से उसको होल्ड कर लूँ। नाउ लास्ट पॉइंट वो ये है कि भाई मार्केट में लोग ये सोचते हैं कि 21 दिन में पैसा डबल होता है। तो भाई 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। बहुत रियलिस्टिकली अगर मैं आपको बोलूं, 5% पर मंथ इज ह्यूज। किसी भी बड़े आदमी से अगर आप पूछोगे तो 5% बहुत होता है, बहुत होता है। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 5% कितना होता है। मैंने कैलकुलेशन करी है, मैं आपको बताता हूँ, शायद पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर शेयर कर देता हूँ दूसरे लोगों के साथ जो शायद नए हैं। आप लोगों का क्या नजरिया है? इससे पहले कि मैं शेयर करूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग पुराने हैं उनका कितना अभी तक का तजर्बा है कि पर मंथ का कितना उनका रिटर्न आ रहा है, या जो लोग नए हैं वो कितना लेके आए हैं अंदाजन? एनीवन? समीर भाई, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, आप तो तजर्बेकार आदमी हैं माशाल्लाह। जी फैसल भाई बताएं। बताएं, कितना एक्सपेक्टेशन है, कितना मिलता है आपको? आज कच्चा चिट्टा फाइव खोल ही लेते 5% बोलो, आपका रूल। 5% हैं। या नहीं 50 रुपीज? नहीं, आपको कितना मिलता है ये तो मैं बोलता हूँ। आपको कितना मिलता है अंदाजन, कितना कमा लेते हैं आप? माशाल्लाह आपको मार्केट में काफी दिन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 to 7% रख लो। पर मंथ आपको मिल जाता है। जी जी। एनीबडी हु इज अर्निंग मोर देन दिस? हैंड रेस करा किसी का? जी हाँ भाई डॉक्टर साहब, बताएं। मेरी अगर बात करें तो मेरा 3 से 4% होता है पर मंथ। माशाल्लाह, कंटिन्यूअस 3 to 4 मंथ से CGR में अगर देखेंगे तो 3 to 4 है CAGR। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या हाल भाई? और कोई किसी का कितना है? कोई 20% वाला, 10% वाला, 50% वाला? नहीं फैसल भाई, मेरा वही टारगेट है, 5 to 7% के बीच में रहता है मंथली। ओके। और कोई? क्या बात, इतने सारे लोग हैं, डॉक्टर साहब नहीं है तो आपका ग्रुप शांत है आज, क्यों भाई? जी मुजम्मिल भाई बोलिए। नो वन? ओके सो शायद मैं, सब लोग हिचकिचा रहे हैं। हाँ मतलब लॉस में है तो कोई बता सकता है, कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई लॉस में है तो क्यों लॉस में है, शेयर करो अपनी स्टोरी, क्या प्रॉब्लम है? सबके साथ लर्निंग है अपना, हम भी सीख जाएंगे कुछ। है कोई जो अपनी स्टोरी बताना चाहे, जो हो सकता है 20% बना रहा हो, 50% बना रहा हो? क्या हर्ज है? मतलब देयर इज नो हार्म। नहीं है भाई कोई। ओके सो नाउ आई विल शेयर द टेबल कि आप अगर 5% बनाते हो तो कितना आप रिटर्न बना सकते हो। पुरानी टेबल है बट कैलकुलेशन चेंज नहीं होती है, सिर्फ मंथली है। शायद ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप 3 लाख से अपनी शुरुआत करते हैं और आप मंथली सिर्फ 5% बनाते हैं, जो शायद आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 5% क्या होता है, तो 2 साल के अंदर आपका जो पैसा है वो 9 लाख रुपए हो जाएगा, सिर्फ 5% मंथली बनाने से। इट इज कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इज ह्यूज।
अगर आप 5 लाख से शुरुआत करते हैं, 5 लाख से शुरुआत करते हैं और आप 5% बना रहे हैं तो इट वुड बिकम 16 लाख। और बाई चांस अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं और मतलब माशाल्लाह अच्छा आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आपने अच्छा सीख लिया है, तो और 10% आप बना रहे हैं, तो आपका 5 लाख जो है वो 2 साल में 44 लाख हो जाएगा, विच इज ह्यूज। मतलब आप इमेजिन करिए कि 5% पर मंथ आप अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं तो आपका ये बहुत लंबा 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल का टारगेट नहीं बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ आपको 2 साल 3 साल के टारगेट बता रहा हूं। आपका पोर्टफोलियो इतना हो जाना चाहिए। आप जिन लोगों ने अभी बोला कि वो 5% बना रहे हैं और उन्होंने 5 लाख से शुरुआत की थी, माशाल्लाह, कम से कम मुझे लगता है तो अब उनका पोर्टफोलियो कम से कम 44 लाख का तो होना चाहिए। ओ 5% वालों का 16 लाख होना चाहिए, 10% वालों का 44 लाख होना चाहिए, राइट। अगर आप 2 लाख रुपए लगाते हैं और 10% आप मंथली बनाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो जो है 2 साल में 17 लाख रुपए हो जाएगा। ऑलमोस्ट 18 लाख है, मैंने 17 ही लिखा है, 17-18 लाख रुपए हो जाएगा। नाउ यू इमेजिन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटी रकम है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इफ दे कैन प्लान दे कैन हैव 2 लाख रुपए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि चलो 2 लाख रुपए हम मैनेज कर लेते हैं, बट उन्हीं लोगों के लिए 18 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम है। मतलब 18 लाख रुपए इज ह्यूज। 3 लाख रुपए शायद इतनी बड़ी रकम नहीं है, लोग मैनेज कर लेते हैं इधर से उधर से थोड़ा सा सेविंग करके, बट 9 लाख रुपए इज ह्यूज। और यहाँ पे कंपाउंडिंग है, तो मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे और अपना रिटर्न फिक्स रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रिटर्न बढ़ाओ, अगर आप अपना रिटर्न 5% फ्लैट रखते हो, मतलब फिक्स का मतलब क्या है, देखो आप इसको ऐसे समझिए कि हर महीने 5% होना जरूरी नहीं है। कभी 5 होगा, कभी 4 होगा, कभी 3 होगा, तो कभी 7 होगा। ये एवरेज की बात चल रही है। तो आपका जो जो एक टर्म यूज किया था अभी इम्तियाज भाई ने, CAGR वाला, तो अल्टीमेटली आपका जो एवरेज रिटर्न आना चाहिए वो 5% आना चाहिए, विच मीन्स कि आपको जो आपकी ट्रेड बुक है या जो मैंने बात करी थी, जो आप पेपर ट्रेड के टाइम पे बनाओगे, कि हर एंट्री और एग्जिट के टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप एंट्री ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, लॉस आपका हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये अगर आपका नजरिया है और आप देख पा रहे हो तो यकीन जानिए ये टारगेट जो है अचीवेबल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हो। और मैं इसमें एक चीज और बोलता हूँ, अगर आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हो तो इन बिटवीन बहुत सारे स्टॉक ऐसे मिलते हैं जिनमें आप कंपाउंडिंग कर लेते हो, बड़ी कंपाउंडिंग कर लेते हो। फंडामेंटल आपने अच्छे से चेक किया, कंपनी में एक स्टोरी बन रही थी, तो कभी कभी तो 1-1.5 साल के अंदर अंदर स्टॉक डबल भी हो जाता है। मतलब 6 महीने में भी बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो डबल हो जाते हैं। मैं आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं मतलब ड्रीम नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टारगेट हमेशा छोटा होना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी चाहिए। बड़े टारगेट के चक्कर में कि 1 का 2 हो जाएगा या 2 का 4 हो जाएगा, आप ऐसा ना हो कि आपका पोर्टफोलियो निगेटिव, लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि ग्रुप में या मेरे जानने वालों में तो सब लोग पैसा बना रहे हैं सिवाय मेरे, ठीक है, और आप बोल भी नहीं पा रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट में 5 साल 10 साल हो गए और आप अभी भी लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं, तो यकीन जानिए एक टाइम आ गया है कि आप शेयर मार्केट छोड़िए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने आप रेस्ट लीजिए, और उसके बाद अगर आपका दिल करता है दोबारा आइए एज ए न्यू कमर, एक नई जर्नी की शुरुआत करिए। पुराने जो मतलब पोर्टफोलियो है उसको पूरा बुक करिए, नए से शुरुआत करिए, दोबारा से सीखिए। पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया है, इस प्रोसेस को आपको फिर फॉलो करना है। पहले पेपर ट्रेड करिए, पेपर ट्रेड करने के बाद थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट डालिए, स्मॉल अमाउंट डालने के बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। 1 साल 6 महीने जो भी आपका टाइम है, जब आप कॉन्फिडेंट हो
तब आप जो है दोबारा से अपनी जर्नी की शुरुआत करिए। दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू कम्युनिकेट टुडे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं जो इंट्राडे के चक्कर में पड़ते हैं, जो शायद उनको लगता है कि हफ्ते में पैसा डबल हो जाता है। तो ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग मैसेज आते हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और पोर्टफोलियो उनका लॉस में है। तो आप उनकी लच्छेदार बातों पे मत जाइए कि मैंने ये लिया था और ये भाग गया और यहाँ से यहाँ पहुँच गया। दे विल नेवर टेल यू देयर लॉसेस। वो कभी भी अपने लॉस के बारे में बात नहीं करते, वो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनको वो बेचना है। बेसिकली उनको अपना चैनल बेचना है, उनको अपना इंटरव्यू बेचना है, उनको अपना कोर्स बेचना है, तो उनको वही बातें करनी है। दे विल नेवर टॉक अबाउट कि मैंने कितना लॉस बुक किया। अगर आज साल में 50 लाख की ट्रेडिंग करी है तो पता चला 4 लाख का लॉस लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यार आप मार्केट छोड़ दो, आपको समझ में नहीं आ रहा मार्केट छोड़ दो। वो ये कहेंगे नहीं, आप ऐसे फॉलो करो तो मार्केट में रहोगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट केयर इफ यू आर इन मार्केट, आई डोंट केयर इफ यू लीव द मार्केट। मेरा कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। आपके होने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आपके मार्केट से जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फिगर हूँ आपसे। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जो मुझे लगता है आपके लिए फ़ायदेमंद है। आई हैव शोन यू। मैंने वो सारे काम कर लिए हैं सिवाय FNO के जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने पेनी हंटिंग करी है, इंट्राडे किया है, मल्टी बैगर मेरा पोर्टफोलियो है वो वही है। ट्रेडिंग मैं करता हूँ अपना इंटरेस्ट लाइव करने के लिए। और तब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप आज से 10 साल बाद सीखोगे वो शायद यही होगी जो मैंने किया, क्योंकि प्रोसेस वुड रिमेन सेम। मार्केट चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए मार्केट ऐसी रहेगा। 20 साल बाद भी मार्केट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो सकते हैं बट अल्टीमेटली मार्केट का जो बिहेवियर है वो ऐसा ही रहेगा। समझे भाई? तो कम के साथ जाइए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करिए, अपना सोशल मीडिया के ऊपर रिलायंस कम करिए। जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उतना आपका जो है वो पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा होगा। Don't try to become super rich within 1 month, 1 year or 6 months. You will get money, but slowly. A time would come जब आप ये कहोगे कि हाँ मैं 5 ट्रेड लेता हूँ और 5 में से 4 मेरे कामयाब होते हैं, या 10 ट्रेड लेता हूँ 10 में से 7, 8 मेरे ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। ओके, बिल्कुल। That's it from my side. अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताए भाई। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई है किसी का क्वेश्चन इससे पहले कि हम सेशन खत्म करें? मैंने बोला था मुझे आज शायद जल्दी, मतलब हार्ड स्टॉप है मेरा 11 बजे, बट आई एम ओपन फॉर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं रखता नहीं हूँ, इस बार मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आता है, लोग मुझे DM करते हैं, तो इसलिए मैंने आज शायद पहली बार मैंने चैनल का नाम सेशन पे लिख रखा है। वालेकुम अस्सलाम। और भाई जो लोग मेरे चैनल के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बता दूं, मेरे चैनल पे आपको कोई ट्रेड की एंट्री एग्जिट नहीं मिलेगी। माय चैनल इज प्योरली नॉलेज बेस्ड। मतलब नॉलेज का मतलब सिर्फ नॉलेज। आपको शायद मेरे ख्याल से एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट ट्रेड वाला है तो आई डोंट नो, मतलब आपको चैनल पे जाना भी चाहिए कि नहीं। हाँ, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह प्योर नॉलेज अगर आपको लेनी है तो इट इज देयर, बट नो एंट्री एग्जिट, नो ट्रेड कॉल, नथिंग। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। जी, आपने जैसे कहा कि इंडिकेटर्स इज नॉट एवरीथिंग और वॉल्यूम और प्राइस ही सारा है, तो इसको जरा और डिटेल में बताइए। इससे मतलब ये क्या आपका कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न या इस तरह की कोई चीज या कुछ अलग? नहीं, हामिद भाई बोल रहे थे ना, अबू हामिद भाई, राइट? जी, अबू हामिद भाई, आप जो भी कैंडल यूज करते हैं, जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं, आप उस इंडिकेटर की बैक बोन जो है, जो बैक कैलकुलेशन है भाई,
अगर आप MACD ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप RSI ड्रॉ कर रहे हैं, तो RSI की जो लाइन बनती है वो कुछ ना कुछ से तो बनती है, वो क्या है? आप इस पे गौर करिए। मतलब आप आई डोंट नो, जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि उस इंडिकेटर की कैलकुलेशन क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सब लोगों को सारे इंडिकेटर आने चाहिए। 2, 3, 4 जो भी आपकी स्ट्रेटजी में इंडिकेटर फिट हो रहे हैं, मैक्सिमम 2 या 3, 4, इससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं। अगर 4 इंडिकेटर भी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 इंडिकेटर जो हैं इनकी कैलकुलेशन ये है। कैलकुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट कैलकुलेशन की लॉजिक आपकी समझ में आनी चाहिए कि why this indicator is going up, why this indicator is going down, what is the calculation behind this. For example, RSI 14 है, वो कौन सी कैलकुलेशन लेता है? वो कैलकुलेशन जो आती है सारी की सारी, वो प्योरली या तो प्राइस से आती है या वॉल्यूम से आती है, दो में से किसी एक से आती है। कुछ इंडिकेटर हैं जैसे MFI, वो प्राइस और वॉल्यूम दोनों को मिक्स करता है। एक इंडिकेटर है जैसे मान लो RSI, वो सिर्फ वॉल्यूम प्राइस देखता है, वॉल्यूम नहीं देखता। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप प्राइस एक्शन, प्राइस और वॉल्यूम के आउटकम को आप देख रहे हो, जो आउटपुट है उसको आप देख रहे हो, तो बेटर कि आप अपनी आईज को ट्रेन करिए कि वो कैंडल देख के ये अंदाजा लगाएं कि कहाँ पे एंट्री बननी चाहिए और कहाँ पे एग्जिट बनना चाहिए। समझे भाई? तो दिस वुड हेल्प यू टू ट्रेन योर आईज टू डू ए नेकेड ट्रेडिंग। नेकेड ट्रेडिंग का मतलब आपने प्लेन चार्ट देखा जिसके ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं है, और आप 100, 50, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 चार्ट देखने के बाद आप ये क्लियरली बता सकते हो कि ये चार्ट जो है 470 के रेजिस्टेंस पे जो है वो सपोर्ट लेता है और यहाँ से वापस जाता है। ये चार्ट जो है 325 के सपोर्ट पे जाके वापस पलटता है। ये चार्ट जो है ऊपर जाएगा तो फिर वहां से 575 से नीचे आएगा। हाइपोथेटिकली मैं ऐसी फिगर बोल रहा हूँ, तो आपकी आईज को आपको उस पे ट्रेन करना है। ठीक है भाई? दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड दैट। और किसी का कोई सवाल? वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। एक्चुअल में डॉक्टर साहब, मार्केट जब अच्छा होता है तो सब लोग प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब मार्केट की कंडीशन ही खराब हो, इस वक्त क्या करना चाहिए? बेहतरीन अगर आपका एडवाइस है तो बताइए। नहीं, मैंने कवर किया है ये। मैंने बोला कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे मैंने टैरिफ का एग्जांपल दिया था, अगर आपने स्टॉक का फंडामेंटल चेक किया है और आपको पता है कि मतलब मैंने एक दोबारा एग्जांपल वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। मान लो आपकी कंपनी है, FMCG की कंपनी है, जिसका डोमेस्टिक कंजम्पशन है पूरा का पूरा, लोकल बाई है, लोकल सेल है। अब उसका टैरिफ से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। बट ऐसा नहीं होगा कि अगर मार्केट गिरेगी तो वो नहीं गिरेगी, अगर मार्केट गिरेगी तो वो भी गिरेगी। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आपने फंडामेंटल चेक किया होगा। तो फंडामेंटल चेक अगर आपने किया है तो वहां से आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मेरा 450 का स्टॉप लॉस था, लेकिन मार्केट एकदम नोज डाइव है और अगली सपोर्ट जो है मेरी से फॉर एग्जांपल 435 पे है, तो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कंपनी का टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है और ओवरऑल मार्केट का इम्पैक्ट जो है वो उसकी वजह से मेरी कंपनी गिर रही है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस 450 से हटा के अगले सपोर्ट पे लगा देता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर ये मालूम है कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव नहीं है, मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो रही है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप प्रॉफिटेबल हो, तो भाई अपना पैसा लेके बाहर बैठ के मार्केट का मजा लो, मार्केट के अप एंड डाउन देखो। जब मार्केट सेटल हो जाए दोबारा से एंट्री ले लो। देयर इज नो हार्म। मतलब आपको कंपल्सिव ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू हैव मनी यू विल हैव टू ट्रेड। समझ रहे हैं आप? जी जी। और किसी का कोई सवाल? फैसल भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई। ये माइक्रो कैप एनालिसिस का थोड़ा कैसे करें, ये थोड़ा बताएं।
माइक्रो कैप एनालिसिस में 3-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाल फिलहाल पहले तो जब मैं खुद करता था तो मैं बहुत ही मतलब छोटे स्टॉक पकड़ता था, मतलब मैं लेस देन 100 वाले भी पकड़ता था मार्केट कैप के, ठीक है। अब बहुत सारे रूल रेगुलेशन इतने स्ट्रिंजेंट हो गए हैं कि वो प्राइस को कैप करते हैं। मतलब सेबी ने बहुत सारे लॉ ऐसे बना दिए हैं कि अगर 1000 करोड़ के नीचे का शेयर है और वो मतलब डबल हो गया, से फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली अभी कितना है, से फॉर एग्जांपल 3 महीना का है, तो 3 महीने में अगर डबल हो गया तो वो उसको ESM 2 में डाल देंगे और फिर प्राइस कैप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप माइक्रो कैप में इंटरेस्टेड है, पॉइंट नंबर 1, आपको फंडामेंटल एनालिसिस थॉरोली आनी चाहिए। यू आर इन एक्सट्रीमली सीरियस बिजनेस। मतलब एक्सट्रीमली सीरियस बिजनेस का मतलब है कि अगर आपको समझ लीजिए कार चलाना आता है और आपकी ख्वाहिश है कि आप हवाई जहाज चलाओ, तो आपको अंदाजा है कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हवाई जहाज कैसे चलाया जाता है। तो सेम इज एप्लीकेबल हियर। अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हो और आप ये चाहते हो कि आप माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करो, तो फिर आपको हवाई जहाज चलाना सीखना पड़ेगा। और हवाई जहाज चलाना सीखने में, यानी कि पायलट बनने में, आपको पता है कि कितना रिस्क होता है। इट इज़ नॉट एज इजी के एक रेस पकड़ ली और एक ब्रेक पकड़ लिया और एक आपके पास क्या कहना चाहिए वो आ गया। तो सेम इज विद माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट। माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रो कैप इज वेरी रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स कि अगर आपने 4 लिए, 4 में से 2-3 भी फ्लॉप हो गए, मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि 10-10 हज़ार रुपए आपने 4 स्टॉक में लगाए और आपके 3 स्टॉक जो थे, यानी कि टोटल 40,000 आपने लगाए, 40,000 में से आपके जो 10-10 हज़ार वाले स्टॉक थे 3, वो घट के आपके टोटल 2,000 रुपए रह गए, ठीक है। लेकिन जो चौथा था वो आपका सही हो गया और वहां से वो 10,000 आपके 2 लाख भी बना सकता है, 20 लाख भी बना सकता है, 50 लाख भी बना सकता है। सो माइक्रो कैप इज एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग, लेकिन माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। क्यों? क्योंकि अगर आपका जहाज गिर गया तो फिर आपकी लाइफ खत्म है। तो माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट बहुत मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल काम है या डिफिकल्ट काम है, लेकिन माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। अनलेस यू कैन स्पेंड आवर्स ऑन जस्ट रीडिंग company website, reading details of the company, how company is performing, interview, मतलब ये सब आप जब तक देख के अपना एक एनुअल रिपोर्ट, जब तक आप उनको पढ़ने में मजा नहीं लोगे ना, तब तक आपको मतलब माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट आपको 2 से 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप सोचिए। डोंट गो इनटू माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली। बहुत छोटे के साथ शुरुआत करिए। एक अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो आप ये मान के चलिए कि मैं 10,000 के ऊपर लगाऊंगा ही नहीं माइक्रो कैप में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो 10,000 चले गए, मतलब वो जो 4 कंपनी थी 4 की 4 फ्लॉप हो गई, आप खत्म, इसका मतलब आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। मैंने ये टॉपिक कई बार कवर किया, अपने चैनल पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है। कुछ सिग्नल्स होते हैं जो माइक्रो कैप में मिलते हैं। बेसिकली माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट चार्ट, इज नॉट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। लोग बोलते हैं बट ऐसा कुछ है नहीं, ये मेरा अपना नजरिया है, लोग डिसएग्री कर सकते हैं। माइक्रो कैप इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, और फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब सिर्फ कंपनी की एनालिसिस नहीं है। कंपनी की एनालिसिस, सेक्टर की एनालिसिस, इंडस्ट्री की एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। अभी आप देखोगे कि टैरिफ से इतनी सारे मतलब मल्टी बैगर निकल के आएंगे जो टैरिफ की वजह से बर्बाद हो गई थी कंपनी। मतलब मैं खुद बहुत सारी कंपनी ऐसी जानता हूँ जो 350-400 पे ट्रेड करती थी और बिकॉज ऑफ टैरिफ दे केम बैक टू 150-125। हाइपोथेटिकली आप मतलब इमेजिन करो कि एक कंपनी है जो इंडिया में है, वो अपना प्रोडक्ट जो है यूएस में सेल करती है और अपना प्रोडक्ट जो है वो मतलब ग्लोबली सेल करती है, से फॉर एग्जांपल लैटिन में करती है और अब यूएस में करती है। अब यूएस ने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया 50%, मतलब मैं एक्सट्रीम मान के चल रहा हूँ, 50% लगा दिया। यूएस से उनका रिवेन्यू से
50% आता था। 50% तो कोर उनका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न आता था, जो वो इंडिया से आता था, उसकी हम बात नहीं करते। वी विल एज्यूम कि इट विल कंटिन्यू एज सच। नाउ वो कंपनी जो 450 पे ट्रेड कर रही थी, अब वो कंपनी घट के 150 पे आ गई है ना। तो जो वो वैल्यूएशन थी एक्सपोर्ट वाली, वो तो कंप्लीटली एरोड हो गई ना। अब तो कंपनी उस पे ट्रेड कर रही है जो उसकी इंडियन बिजनेस की वैल्यूएशन थी, आप ऐसे समझो, उससे भी कम पे आ गई है। ठीक है, अब क्या होगा? क्या कंपनी अपने एम्प्लॉइज को निकाल बाहर करेगी? क्या आपको लगता है कंपनी प्रोडक्ट बनाना बंद कर देगी? नहीं, ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। कंपनी क्या करेगी? कंपनी दो काम करेगी। पहला काम कंपनी क्या करेगी कि वो यूएस में एक्सपोर्ट करना बंद कर देगी। ठीक है, दे विल ट्राई टू शिफ्ट टू EU, LATAM, मे बी एशिया पैक में जहां जहां प्रोडक्ट की डिमांड होगी वहां पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अगर उनकी इमेज यूएस में अच्छी है, दे विल ट्राई टू पास ऑन द प्राइस हाइक टू देयर डिस्ट्रीब्यूटर जो यूएस में है, कि भाई अब हम थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। मान लो वो 20% का मार्जिन बना रहे थे, तो 15 का बोलेंगे 5% का डेंट तुम लो, 15% का क्या करना चाहिए, हम लेते हैं। या 15 का तुम लो, 5 का हम लेते हैं, या चलो 10 का ले लो, 10 का तुम ले लो, 10 का हम लेते हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी का बिजनेस बंद नहीं होगा। अब 1-2 क्वार्टर के अंदर कंपनी स्टेबलाइज हो जाएगी। जो कंपनी वापस 150 पे आ गई थी, मतलब जो जिसे टेक्निकली बोलते हैं कि माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन पे आ गई थी, वो कंपनी दोबारा से हो सकता है 450 पे ना जाए, है ना, लेकिन वो कंपनी 400 पे तो चली जाएगी ना, 350 पे तो चली जाएगी ना। तो आपने 150 पे लिया तो आपको तो 1-2 क्वार्टर के अंदर अंदर डबल हो गया ना। बट ये सारी स्टोरी मैंने जितनी आसानी से आपको बता दी है, इतनी आसानी से तो आपको समझ में नहीं आएगी ना, अनलेस यू नो द कंपनी, अनलेस यू नो द सेक्टर, अनलेस यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन यूएस एंड इंडिया, unless you know what is the demand of that product in US, what is the demand of that product in EU, Asia Pac, मतलब और अलग अलग कंट्रीज में, unless you know कि कंपनी के ऑफिसेस कहाँ पे हैं, unless you know कि कंपनी की पोजीशन उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या है। तो माइक्रो कैप कैन बी एक्सट्रीमली रिवार्डिंग, however micro cap is extremely dangerous if you are not well prepared। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ऐसा था, जो राकेश झुंझुला वाले की वाइफ है, उन्होंने ऑलरेडी जो अपने ऑनलाइन गेमिंग ऑफ बंद हुए, तो नजारा टेक में उनका 334 करोड़ का टेक था, वो ऑलरेडी बेच दिया उन्होंने। तो इसको क्या बोला जाएगा? मतलब कब बेचा उन्होंने? उन्होंने ये जो ऑनलाइन गेमिंग बंद होने से पहले ही बेच दिया। कब बेचा? आपने इस पे गौर किया? वो तो कंफर्म नहीं है, वो मैं देखा। बिल कब पास हुआ? जून में बेचा। बिल पास हुआ अगस्त में, बिल पास हुआ अगस्त। हाँ, और अभी पूरा पास नहीं। उन्होंने बेचा है जून में। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप भी अगर सोचो कि एक कंपनी, मतलब आप किसी कंपनी को ओन करते हो और उसमें ऐसा लगता है, मान लो आप किसी ऐसी कंपनी को ओन करते हो जो से फॉर एग्जांपल किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील करती है जो चाइना से भी आता है और आपकी कंपनी भी बनाती है। मान लो चप्पल है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, चप्पल है, चप्पल आपकी कंपनी भी बना रही है और चप्पल चाइना से भी आ रहा है ना। अब जनवरी 2023 हम मान लेते हैं, जनवरी 2024 में मान लेते हैं, जनवरी 2024 में सरकार ने चप्पल वाली जो इंपोर्ट थी चाइना की, उस पे बैन लगा दिया। ठीक है ना, योर कंपनी वुड बी गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट, है ना। तो अब क्या हुआ, फास्ट फॉरवर्ड मई 2025, सरकार ये कहती है कि देयर इज अ डिस्कशन विद चाइनीज गवर्नमेंट दैट वी आर गोइंग टू रिमूव द बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ चाइनीज चप्पल, है ना। अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, सरकार ने सिर्फ स्टेटमेंट दिया है कि हम जो हैं वो ऐसा सोच रहे हैं, हमारा डिस्कशन चल रहा है ना। तो आपका क्या फैसला होगा? आप उस कंपनी को ओन करोगे जून में, मई में, या बेच दोगे? बोलिए। सिंपल, बेच दोगे। यू नो देयर इज अ थ्रेट व्हिच इज कमिंग। तो जब जून में उन्होंने बेच दिया,
वालेकुम अस्सलाम, 2 मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। तो जब उन्होंने जून में ये सुना होगा कि एक बिल आ रहा है, और जाहिर सी बात है बिल जो है वो प्रो पब्लिक था, गैम्बलिंग कंसीडर करके सरकार उसको बैन करने के ऊपर प्लान कर रही थी। सरकार ने फैसला नहीं लिया था। बिल जो है वो मेरे ख्याल से पास होने में कम से कम ड्राफ्ट होने में, पास होने में कम से कम साल भर लग जाता है, एक दिन में पास नहीं होता है, ठीक है। और उसका ड्राफ्ट पब्लिक में भी सर्कुलेट होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ हिडन है जो एक रात में बना और पास हो गया। और ड्राफ्ट पूरा बाकायदा पब्लिक ओपिनियन के लिए भी आता है, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री में तो जाता ही है। अब अगर आप जिस स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हो, उनका तो करोड़ों रुपए लगा है, उनके तो बंदे बैठे हैं कि भाई सरकार ऐसा कोई ड्राफ्ट लाने की तैयारी में है, तो भाई वो ऑलरेडी 4x पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है जून में, तो वो क्यों होल्ड करेंगे? मतलब वो अननेसेसरी का रिस्क भी क्यों लेंगे जब वो करोड़ों रुपए बना रहे हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट में है। आप चप्पल की कंपनी अगर बेच रहे हो जस्ट बिकॉज सरकार इज थिंकिंग, तो वाई एनीवन वुड होल्ड ए कंपनी जहां पे सरकार उसको बैन करने के बारे में प्लान कर रही है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हेडिंग में रहती हैं, हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन स्टोरी कुछ और होती है। जी भाई, कुछ कह रहे थे आप? साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर कब से आएगी? इसका जवाब समीर भाई दे सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी भाई। ओके, आप बने रहें ग्रुप पे, आप नए जी हैं जी शायद। इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन अगर किसी का है तो बताएं, फिर मैं। जी इस्माइल भाई का रहेगा, उसके बाद एक लेडीज का क्वेश्चन है फैसल भाई, वो ले लेंगे फिर खत्म करते हैं इंशाल्लाह। जी बताएं इस्माइल भाई। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो ट्रेड टू ट्रेड में भी जो सेबी डालते हैं, उसमें कंपनी का फंडामेंटल से लेकर उसने कर्ज वर्ज भी सब चुका दिया, उसमें रिस्क ले सकते हैं क्या? नहीं समझा मैं आपका क्वेश्चन। सेबी जो है तो रामको सिस्टम जैसे कि एक निकला देता हूँ मैं स्टेट का, कि वो इसको ट्रेड टू ट्रेड में डाल दिया है, मगर कंपनी अपना सब कर्जा चुका के बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है, तो ऐसे शेयर में रिस्क ले सकते हैं? नहीं देखो, रिस्क का जो क्या कहना चाहिए, लेना देना है, वो इससे नहीं होता है कि कंपनी किस कैटेगरी में है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कॉल ऑक्शन में है और इनके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, आप उसमें ट्रेड दे सकते हो। मतलब क्या प्रॉब्लम है? द ओनली पॉइंट इज कि क्या आपको ये वजह मालूम है कि कंपनी ने, सेबी नहीं डालता है, बेसिकली एक्सचेंज डालता है, एक्सचेंज ने उसको ट्रेड टू ट्रेड में क्यों डाला है? अगर आपको मालूम है वजह क्यों डाला है, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, कोई कभी कभी सस्पिशियस मूवमेंट होता है प्राइस स्टॉक का, तो डाल देते हैं उसकी वजह से। तो अगर आपको वो मालूम है तो मतलब जस्ट बिकॉज इट इज इन ट्रेड टू ट्रेड, मेरे ख्याल से कोई ये फैक्टर नहीं है कि आप उसमें एंट्री नहीं लोगे, आप ले सकते हो एंट्री। लेकिन हाँ, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है कि भाई ये ट्रेड टू ट्रेड में क्यों गया है, और वो रिस्क तो बढ़ ही जाता है कि जाहिर सी बात है, आप मतलब ट्रेड टू ट्रेड में शायद T+1 में ही आप सेल कर सकते हो, अगले दिन तो कर ही नहीं सकते हो, वो जब तक आएगा ही नहीं आपके पोर्टफोलियो में। वैसे भी मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे स्कॉलर इस बात पे एग्री नहीं करते हैं कि जब तक पोजीशन में आपके ना आए आप उसको ना बेचें। जी जी शुक्रिया। जी भाई, और किसी का कोई सवाल? फैसल भाई, एक हमारे खवातीन का एक सवाल है, यूएस टैरिफ इशू जब तक हल नहीं होता विल निफ्टी और मार्केट भी डाइसी? इसका जवाब दे दें। नहीं, डाइसी तो नहीं है, अभी तो सपोर्ट ले लिया है निफ्टी ने, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अभी आप ये समझो ना, हम हमेशा जब भी थोड़ा ऊपर जाने की तरफ चलते हैं तो ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, उसकी बातें होने लगती हैं। तो निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है अभी। मतलब व्हाट आई कुड से कि वर्स इज ओवर, मतलब जो सबसे बुरा टाइम था शायद इंडियन मार्केट का, वो निकल गया है। तो अगर 50 अव्वल तो अभी आज तो शायद न्यूज भी आ रही है कि कोई ट्रेड नेगोशिएशन दोबारा से चल रहे हैं, ट्रम्प ने भी कुछ दिया है सिग्नल। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। निफ्टी अगर आप देखोगे तो पिछले साल का और आज का निफ्टी ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। हमने पिछले एक साल में निफ्टी ने कुछ भी नहीं कमाया है, मतलब कोई गेन ही नहीं है। तो काफी लंबा कंसोलिडेशन हो गया। अब शायद हम
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब हम शायद पॉजिटिवली मूव करेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एक्शन लिए हैं, जीएसटी कट किया है, प्लस आज शायद एक लोन से रिलेटेड भी आया था कि सिविल फैक्टर विल नॉट बी ए मेजर फैक्टर फॉर लोन। तो बहुत सारी चीजें हैं, सरकार ने एक्शन लिए हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई मतलब 50 के ऊपर कितना टैरिफ, बहुत सारी कंपनी की अगर आप पढ़ोगे जो कौन कॉल हुई हैं, उन्होंने भी उसमें बताया है कि भाई हमारी बात चल रही है कि हम जो अपना डेंट है, इसका टैरिफ वाला डेंट जो है वो पास ऑन करें यूएस पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मतलब डाइसी तो नहीं कह सकते, हाँ ये है कि थोड़ा सा कॉशियस एडवाइस है, बट आई थिंक वर्स्ट इज ओवर। थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, मतलब ये है, अदरवाइज डरना तो मुझे नहीं लगता कि नहीं चाहिए। एक दो क्वार्टर में जो कंपनी इम्पैक्टेड है, दे विल बी बैक टू देयर बिजनेस, वेदर दे विल गेट मनी फ्रॉम अदर कंट्री और दे विल गेट थिंग्स डन इन यूएस, बट समहाउ मतलब आने वाले कुछ एक दो क्वार्टर में मेरे ख्याल से ये पागलपन जो है वो सेटल हो जाएगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल पूछ रहा है। वालेकुम अस्सलाम। जी नूर भाई, इंशाल्लाह आखिरी सवाल, जी बताएं। जी, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए आपके चैनल पर जो वीडियो हैं तो उसमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? लर्निंग बैच 1 एक प्लेलिस्ट है, आप वहां से शुरुआत करिए, इंशाल्लाह धीरे धीरे करके आप पढ़ते रहिए। फैसल भाई बस इस जी, सवाल में जज़ाकल्लाह। एक छोटा सा जोड़ देना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। जी बताएं। जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ चीजें जो है पॉजिटिव नजर आती हैं और कुछ चीजें जो है नेगेटिव नजर आती हैं, तो उनमें फिर कभी कभी फैसला लेना मुश्किल हो जाता है कि किसको तरजीह दी जाए। जैसे बहुत सारे रेशियोज हैं, उनका बोरोइंग है या कैपेक्स बढ़ा रही है, कभी कभी प्रमोटर ने अपना माल बेच दिया, कभी एफआईए निकल जा रहे हैं, कभी डीआई निकल जा रहे हैं, तो कुछ चीजें पॉजिटिव रहती हैं, कुछ चीजें नेगेटिव रहती हैं, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आप जेब में 500 रुपए लेके सब्जी खरीदने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, यू डिसाइड योर प्रायोरिटी, है ना, सिंपल सी बात है। आप ये डिसाइड करते हो मुझे आज केले खरीदने ही खरीदने हैं, आप ये डिसाइड करते हो मुझे प्याज लेनी ही लेनी है, मुझे आलू लेने ही लेने हैं, है ना। किसी और आदमी के लिए वो आलू बहुत महंगे होंगे, है ना, किसी के लिए वो बहुत सस्ते होंगे, आपका अपना जजमेंट है। और ये मैंने फिर बोला ना, ये मतलब हाइपोथेटिकल या क्या कहना चाहिए सुपरफिशियल स्टडी से नहीं आएगा। ये जब तक आप उस जर्नी को पास ऑन नहीं करोगे, मान लो आप हमेशा ये नहीं कह सकते हो कि अगर किसी कंपनी का डेट 0 है तो वो कंपनी अच्छी है, समझे। अगर किसी कंपनी का डेट 0 है और वो कंपनी की ग्रोथ रेट 2% है वर्सेस एक कंपनी का डेट जो है वो से फॉर एग्जांपल डेट टू इक्विटी मान लो 1 है और उसका ग्रोथ रेट 25 है, विच वन इज बेटर? समझ रहे भाई, विच वन इज बेटर? जी जी फैसल भाई। तो आई कैन नॉट से कि जिस कंपनी का डेट 0 है वो कंपनी अच्छी है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्या कहना चाहिए पीपीटी चलते हैं, छोटे छोटे वाले जो वो चलते हैं कि लिस्ट ऑफ द कंपनी विच आर डेट फ्री। ओके, आई डोंट केयर कंपनी के पास डेट कितना है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि कंपनी का डेट जो है वो मैनेजेबल है कि नहीं है। मैनेजेबल के लिए मैंने क्राइटेरिया बना रखा है कि भाई मेरा 1 है, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग है, 1.5 2.5 तक लोग करते हैं। बस मैं मानता हूं कि चलो भाई मुझे 1.5 के ऊपर नहीं जाना है, मैं तो जनरली 1 के ऊपर भी नहीं जाता हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कंपनी का ओपीएम अच्छा है, कंपनी की ईपीएस बढ़ रही है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, ठीक है, और कंपनी जो है वो उसका डेट जो है वो 1 है, इट्स ओके फॉर मी। दूसरा एग्जांपल आप ले लें, एक कंपनी में सब कुछ अच्छा है ना, वो डिविडेंड नहीं दे रही है। अब आप अगर स्क्रीनर पे जाओगे तो वहां पे उसके कॉन्स में आता है कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट बट दे आर नॉट पेइंग डिविडेंड। कंपनी वो पैसा एक्सपेंशन में यूज कर रही है, तो आई एम हैप्पी, आई डोंट केयर कंपनी मुझे डिविडेंड दे ना दे, मुझे पता है कंपनी जो पैसा बना रही है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है ना। तो ये मतलब केस टू केस बेसिस पे
आपको डिसाइड करना है। ये मतलब आप ये समझिए, आप अपना पैसा एक प्लॉट खरीदने में लगाते हैं तो आप ये पूछते हो कॉलोनी अप्रूव्ड है कि नहीं है, लाइट है, पानी है, आसपास कौन कौन रहता है, मस्जिद कितनी दूर है, सड़कें कैसी हैं, बारिश में पानी तो नहीं भरता है, स्कूल कितनी दूर है। फ्लैट खरीदते हो तो यही सारे काम करते हो ना, तो जब कंपनी खरीदोगे तो भी यही सारे काम करने होंगे ना। अब उसमें आप उसको मतलब एक जनरल रूल नहीं बना सकते कि घर से मस्जिद जो है वो 100 मीटर होनी चाहिए, 150 मीटर में मैं नहीं जाऊंगा, या घर के सामने की सड़क जो है वो 25 ही फीट होनी चाहिए, 22 फीट होगी तो मैं नहीं लूंगा। आप रिस्क रिवार्ड देखोगे ना, यार यहाँ पे 22 लाख का मिल रहा है फ्लैट, वहां पे 25 का मिल रहा है, चलो ठीक है 150 मीटर दूर है मस्जिद, लेकिन फ्लैट भी तो 1.5 लाख सस्ता है या 2.5 लाख सस्ता है ना। तो ये केस टू केस वेरी करता है। Slowly you will learn. Once you will start मतलब talking about the company, reading about the company, gradually you will learn के कौन सी कंपनी अच्छी होती है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं होती है, कौन सी कंपनी अच्छी दिखती है लेकिन वो है नहीं, कौन सी कंपनी दिखती अच्छी नहीं है लेकिन वो अच्छी है। ये भी होता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आपको लगेगा ये बकवास हैं, क्योंकि उनके अभी जो एक्चुअल वैल्यूएशन है, एक कंपनी जो है वो मान लो 4x का अपना कैपेक्स प्लान कर रही है, अब उसका आप उसके फंडामेंटल देखोगे तो वो कचरा है, कुछ भी नहीं है, बट उनका मान लो मार्केट कैप या मान लो उनकी सेल आज 100 करोड़ की है और वो 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का उन्होंने कैपेक्स प्लान कर रखा है, लोन अप्रूव्ड है, जमीन उनके पास है। यू नो द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, आज नहीं तो कल रिवेन्यू आना है, समझ रहे हैं, बट फंडामेंटल आप उसके देखोगे तो वो कचरा दिखाई देगा। जी, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन राइट। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई, क्लोजिंग वर्ड्स। डॉक्टर साहब ने सलाम भेजा है सबके लिए और उन्होंने एक मैसेज डाला है आपके लिए। फैसल भाई, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस सेशन और एकेडमी ऑलवेज लव यू एंड will look your present in near future. जज़ाकल्लाह फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। बस भाई शुक्रिया बहुत बहुत, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।